तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी अर्ध व्यास का मतलब ही होता है त्रिज्या। तो एरिया हमें फाइंड करना है पाई आर स्क्वायर। आप सबको पता है कि ये फार्मूला होगी, पाई का वैल्यू 22/7 आप डाल सकते हैं और आर का वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5 को 2 बार लिख दीजिए और यहाँ हमारे पास हो जाएगी, गुना करके आप लिखिए 550 और नीचे में 7 लिख सकते हैं, 550/7 यहाँ पे हो चुकी है। अब क्या करना है, इसे आगे बढ़ाना है तो आप आगे बढ़ाओ, पॉइंट में आंसर ला सकते हो। इसके बाद हमारे पास आएगी दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखते हैं यह दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास 11:5 है। यदि परिधि 4.2/5 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। यानी परिधि और व्यास का अनुपात 11:5 हमारे पास है। तो आप सबको पता है कि पहले वाले को हम ऊपर लिखते हैं और दूसरे वाले को नीचे लिखते हैं। जैसे 1:2 है तो 1 ऊपर और 2 नीचे हम लिख सकते हैं। 1 को अंश बना देंगे और 2 को हर बनाते हैं, ये सबको पता है। तो इसीलिए परिधि को हम ऊपर लिख सकते हैं, यानी अंश बना सकते हैं इसे, और व्यास को, यानी व्यास आपका हो जाएगा 2r हम लिख सकते हैं, क्योंकि व्यास का वैल्यू यहाँ पे देखिए लाइन थोड़ी सी कट चुकी है, लाइट को सही करके फिर आते हैं वापस। तो यहाँ पे आपकी लाइट सही हो चुकी है और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो यहाँ हमारे पास मिला हुआ है परिधि बटा व्यास इक्वल 11/5 है। तो आप सबको पता है कि परिधि का वैल्यू यहाँ पे 4.2/5 है। तो परिधि की जगह पे आपको 4.2/5 रखना होगा। एंड व्यास क्या हो जाएगा आपका 2r हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर d कुछ भी है तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का हाफ करते हैं, तो d हमारा हो जाएगा 2r। तो देखिए आपको समझाते हैं किस तरह से ये हो सकती है। यानी कि हम 2πr वृत्त की परिधि और व्यास यहाँ पे 2r लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। और 11/5 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऊपर आप लिख सकते हैं। अब देखिए d का वैल्यू अगर कुछ दिया रहे, अगर कुछ भी हो तो r यानी त्रिज्या निकालने के लिए d का आधा करते हैं, तो वापस से अगर 2 से r में गुना होगा तो 2r इक्वल d हम लिख सकते हैं। ये सबको आपको पता है कि d इक्वल 2r होता है, यानी त्रिज्या होगा व्यास का 2 गुना होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2πr का वैल्यू 4×5 = 20 और 2 22, 22/5 हम लिख सकते हैं। यानी त्रिज्या का वैल्यू नहीं, परिधि का वैल्यू आपके पास 22/5 है और नीचे में 2r आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, 2 से आप 22 को काट सकते हैं। इस तरह से आप इसे लिख लीजिए एक्सप्लेन करके। तो 11/5 r आपके पास मिल गया। 11/5 r इक्वल 11/5 आपके सामने मिल चुकी है। उसके बाद क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 11×5 = 55। हमारे पास मिल जाएगी 11×55 इक्वल तो इस तरह से आप कर सकते हो 11×55 समीकरण के जैसा, फिर 11×55 r। तो 55 से 55 आप कैंसिल कर सकते हो। r का वैल्यू आपके पास 1 मिल आ जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोसेस को भी आगे बढ़ा के बना सकते हो। तो r का वैल्यू हमारे पास 1 मिल चुकी है। तो इस तरह से आप वृत्त की त्रिज्या को फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है हमें। तो इस तरह से आप r का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 120 है। उससे पहले क्या था, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात था, लेकिन यहाँ पे आपके सामने परिधि और व्यास का अंतर 120 है। तो अंतर का मतलब आप सबको पता है कि घटाव होता है,
परिधि माइनस व्यास कर देंगे, इक्वल में हो जाएगा 120। तो चलिए पहले इसे थोड़ी सी समझ लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीपल आप कीजिए, 11×5 = 55 हो जाएगा, और 5R में 11 से गुना कीजिए तो 55R हो जाएगा। इसके बाद आपको समीकरण सॉल्व करना है, आराम से आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसे पहले थोड़ी सी मिटा लेते हैं। तो आपके सामने मिली हुई है परिधि और व्यास का अंतर 120 है। तो आप सबको पता है कि परिधि होती है 2πr, यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो परिधि और व्यास का अंतर आपके पास 120 है। देखिए परिधि हो जाएगा आपके पास 2πr माइनस, और व्यास को आप 2r लिख सकते हो, क्योंकि पहले वाले आपकी वीडियो में, पहले वाले क्लास में आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी कि पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको बताया था कि व्यास को हम 2r क्यों लिखते हैं। अब क्या करना है, 120, तो यहाँ से आप 2r कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आप 2r कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद 2r कॉमन लेने के बाद π-1 आपके पास, ये थोड़ी सी कॉमन बचेगी, इक्वल में 120। तो 2 से आप क्या करो, 120 को आप काट सकते हो 60 मरतबे। पहले यहाँ पाई का वैल्यू आपको पुट करना है 22/7, और 2 से काट सकते हैं। पहले 22/7 -1 है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास कितना मिल जाएगी, 7 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा हमारे पास, 7 ही होगा, 22 - 7/7। अब हमारे पास बचेगी कितना, 15/7 हमारे पास मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि 120, तो 2 से आप 120 को काट दीजिए, 60 आ जाएगी आपके पास। तो यानी कि 15/7 = 60। अब r का वैल्यू आपके पास 60 × 7 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो 15 × 7 आप काट सकते हो, यानी r का वैल्यू हमारे पास 28 मीटर मिल जाएगी। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, वह कैसा क्वेश्चन है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का योग 348 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो जैसा कि पिछले वाला क्वेश्चन था वह अंतर वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है योग वाला क्वेश्चन है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, 2πr + 2r, क्योंकि योग है तो 2r कर देना है, इक्वल में 348 आपको मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ से आपको, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2r कॉमन होगा, तो आप इजीली 2r को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगी π+1। कॉमन लेने के बाद π+1 बचेगा ही, वापस से 2r से पाई में गुना करते हो तो 2πr मिल जाएगा, और फिर 1 में गुना करेंगे तो 2r मिल जाएगा, इक्वल हमारे पास 348 है। तो 22/7 + 1, पाई का वैल्यू आपके पास रखना है, और इसका पहले काम कर लीजिए। तो हमारे पास मिल जाएगा 22 + 7/7, और 348 तो लेके चलना ही है इक्वल में। आप 2 से काट सकते हैं 348 को। पहले 22 + 7 29/7 हमारे पास मिल जाएगी। दूसरे 348 को काट लीजिए, 174 मरतबे कटेगा, तो हमारे पास मिल जाएगी 29/7 = 174। इंटू में r है, तो r का वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा 174 × 7 ऊपर चला जाएगा, और 29 नीचे आएगा। तो आप काट सकते हो, देखिए कितना मरतबे कटेगा, 6 से, तो 29 6 174 हो सकती है, आप करके देख लीजिए। यानी r का वैल्यू हमारे पास 174 सेंटीमीटर मिल चुकी है। तो इस तरह से बिल्कुल ईजिली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए समय सीमा आपका खत्म हुआ। वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, मीटर है, 144 सेंटीमीटर नहीं मीटर है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अर्धवृत्त बना लीजिए। ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त। जैसे ध्यान दीजिए,
अर्धवृत्त में हमेशा परिमाप होगी, क्योंकि पूरे बाउंड्री का योग होता है। इसका बाउंड्री क्या है, ये है घेरा, पूरे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आके फिर यहीं पे नहीं मिलेगा बाउंड्री। लेकिन वृत्त की क्या होगी, परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस। परिमाप का मतलब पूरे बाउंड्री का योग हो जाता है, और परिधि पूरे गोलाकार को ही लेते हैं। और परिमाप जब भी कहेगा एक भी बाउंड्री छूटना नहीं चाहिए। वैसे परिधि और परिमाप एक ही मान सकते हैं, लेकिन वृत्त में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए ये है आपका आर का वैल्यू, समझे। वृत्त में परिधि ही लेते हैं, परिमाप नहीं लेते हैं, समझ गए। परिमाप लेना है तो हो लेंगे अर्धवृत्त में। तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, मीटर है। व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमाप क्या होगा आपका, पेरीमीटर, कितना, सेमी सर्कल का। देखिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर है ना 144। अच्छा आप बताओ कि फॉर्मूला इसका क्या होगा। जैसे ध्यान दीजिए, पूरे वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। तो पहले क्या है, एक तो ये आधा वृत्त है, तो आधा होगा 1 पाई आर। अब ध्यान दीजिए, आधा क्या होगा, यहीं तक, यही पोर्शन का ना होगा, लेकिन साथ में इसका दोनों तो त्रिज्या है, तो आर और आर 2r प्लस 2r करेंगे तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r इक्वल 144। वाह। अब इसमें से क्या करो आप, r कॉमन ले लो, तो हो जाएगा कितना, पाई प्लस 2 इंटू 100 इक्वल 144। तो पाई का वैल्यू 22/7 कर सकते हो, प्लस 2 इक्वल 144 इंटू आर। अब आर इक्वल कितना हो जाएगा, 22 प्लस 7 दूना 14 अपॉन 7 144। तो देख सकते हैं कितना कितना हो जाएगा, ये 36/7 इक्वल 144। फिर क्या कीजिए, अब 144 इंटू 7 ऊपर जाएगा, 36 नीचे, कर सकता है यह 4 मरतबे। देखिए 4 छक 24 4 3 12, ठीक है। आर का वैल्यू कितना, 28। लेकिन हमारे पास क्या पूछ रहा है, व्यास। तो आप सबको पता है कि व्यास का होता है त्रिज्या का दोगुना। डी इक्वल 2r होगा, तो 2 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 56 मीटर। यानी कि व्यास हमारे पास, और त्रिज्या पूछता तो 28 मीटर, और व्यास पूछा तो 56 मीटर। चलिए इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, नोट करिए। चलिए समय सीमा आपका खत्म हुआ। इसको क्या करना, दिखता है ना सही से, अरे दिखता है ना सही से। चलिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त, नहीं वृत्त नहीं, सेमी सर्कल है आपका। अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। सबको पता है पाई आर प्लस 2r, दोनों क्या इक्वल है, क्षेत्रफल भी, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 लिखते हैं, लिखते हैं ना बटा में। तो हाफ होगा कि नहीं होगा पूरे वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ पाई आर प्लस 2r होगा, पाई नहीं, इसमें से और कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन आपको क्या करना है, आर कॉमन नहीं करेंगे, लगता तो है अब सब कुछ करना ही होगा। पाई आर प्लस 2r, आर को उठा के उधर फेंके। चलिए समय सीमा आपका खत्म हुआ। अर्धवृत्त है तो क्षेत्रफल नहीं लगेगा, बटा 2 तो लगेगा ही लगेगा अर्धवृत्त में। देखिए पाई आर प्लस 2r इक्वल पाई आर स्क्वायर बटा 2, दोनों बराबर है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा। पाई का वैल्यू 22/7 आप रखिए, इंटू आर प्लस 2r होगा, या फिर जैसे भी बना सकते हो आप, 22/7 ऊपर कर सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। तो अब होगा 22r प्लस 7 दूना 14r, नीचे में हो जाएगा आपका 7, और काट सकते हैं 11, तो 11/7 आर स्क्वायर। और कुछ करें क्या होगा, हमारे पास 36
r/7 इक्वल 11/7 r स्क्वायर। क्या कीजिए, एक आर से एक आर आप कैंसिल कर सकते हो, समझे क्या? 14 कहाँ स्क्वायर आ रहा है? 22 आर है, 14 आर है। हाँ। तो स्क्वायर ना हो जाएगा। अब प्लस में कई स्क्वायर होता है, 22 आर और 14 आर 36 आर होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं ना कर सकते हैं, महान बेवकूफ़ हो तू लोग, पढ़े क्या हो। चलिए देखिए, तो 36 गुने 7 इक्वल 7 गुने 11 आर। वाह, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 36 गुने 7/7 गुने 11। 7 से 7 कैंसिल करो अब 36 को काटिए, क्या हो जाएगा, 11 तिया, तो देखो ना 36 को काट के, 11 तिया 33, 3, फिर दशमलव दीजिए, 11 दूना 22, 8, फिर 11 से 77, फिर 3 उतरा, लगभग यहाँ कहाँ पे आएगा आपका, 3 उतर गया ना, तो यहीं से दोनों पर क्या होगा, रेकरिंग लग जाएगा, लगातार दोनों रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर का वैल्यू कितना, 3.27 कर दीजिए, ऐसे इस तरह से। अब देख सकते हैं पूछता है व्यास बताइए, तो व्यास सबको पता है कि 2r, त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 × 3.27 यहाँ पे कर दीजिए, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1 5, 3 दूना 6, 6.54। इस तरह से हम क्या है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं है, इस तरह से आंसर होगा। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नोट करिए, व्यास ही हो गया, नोट करिए जल्दी। चलिए, समय सीमा आपका ख़त्म हुआ। हमारे पास क्या बोल रहा है ये, देखिए, किसी उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। क्षेत्रफलों के, ध्यान दीजिए, इसमें एक काम कीजिए, क्षेत्रफलों के योग लगा लो, बिना योग के यह बनेगा नहीं, योग के बराबर है। मतलब सुनिए, इस क्वेश्चन को समझिए, पहले वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है, एक बना लो, एक छोटा वृत्त 5 मीटर, r1 है 5 मीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 12 मीटर। बोले थे आपको कि डायग्राम के साथ बनाइए 12 मीटर। हाँ ठीक है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब क्या है, एक बड़ा सा वृत्त है, समझिए, ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल, त्रिज्या हमको चाहिए, यानी कि व्यास चाहिए कि इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो वह वृत्त कैसा होगा, दोनों से बड़ा होगा ना, बड़का आर होगा, बड़ा आर। तो देखिए, बड़े वृत्त, या इस तरह से लिख सकते हैं, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल इस तरह से, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पढ़े हुए थे नहीं, देखिए, पूछने का केवल नज़रिया अलग है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों ये क्या है, 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा πr² बड़ा वाला, समझ गए। फिर पहले वृत्त का हो जाएगा πr1², फिर प्लस πr2²। इस तरह से इसमें क्या कीजिए, आप पाई कॉमन ले लो, r1² प्लस r2², यहाँ से हो जाएगा πr², पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो। देखिए, r² इक्वल, r1 का वैल्यू हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, फिर देखने को मिलेगा हमारे पास क्या हो जाएगा 25 प्लस 12 का 144। जब स्क्वायर हटेगा क्या करेंगे, रूट चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा ना। फिर देखिए, तो 169 क्या होगा हमारे पास 13। देखिए, अगर पूछता उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल
5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो त्रिज्या 13 मीटर हो जाता। आपकी किताब से सिलेबस में एग्जाम में त्रिज्या वाला पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो व्यास वाला पूछा गया है, तो हो सकता है आप में भी व्यास वाला पूछा जाए। ये नया कंसेप्ट हो जाएगा व्यास वाला। तो जब पता है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 × 13 क्या हो जाएगा हमारे पास, 26 मीटर। तो इस तरह से बोल सकते हैं व्यास हमारे पास हो गया 26। देखिए इसी का आपके पास दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इतना मीटर परिधि वाले या त्रिज्या वाले परिधियों के योग के बराबर है। इस बार क्या किया है, क्षेत्रफल किया है ना, अगली बार आपको करेगा यही परिधि वाला क्वेश्चन देगा, आप तो बना सकते हैं। चलिए नोट करिए इसे जल्दी, परिधि वाले क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए समय सीमा आपका ख़त्म हुआ, समय सीमा का आपने क्या किया, उल्लंघन कर दिया, समय सीमा के अंदर आप नहीं बना पाए। देखिए आपको पहले ही बताया गया था कि कंसेप्ट चेंज होगा, उसमें क्षेत्रफल था, इसमें क्या होगा, परिधि होगा। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः आपका 19 है और 9 सेंटीमीटर है। पहले वृत्त की त्रिज्या आपके पास है 19 और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो यही बड़े वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, है ना पता, तो ये दोनों का योग के बराबर है, तो 2πr1 + 2πr2 कर देंगे। इसमें से क्या करना है, 2π कॉमन ले लो ना, 2π कॉमन ले लो, r1 + r2। अब यहाँ पे 2πr, 2π कैंसिल कर दो, बड़का r चाहिए नहीं, तो बड़ा r इक्वल हमारे पास r1 कितना हो, 19 + 9 28 सेंटीमीटर। देखो सुनिए, अब एक बात ध्यान दीजिए, जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, तो दोनों वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा और उसकी परिधि बड़े वृत्त के योग के इस तरह रहा, दोनों वृत्त की परिधियों का योग बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। तो डायरेक्ट से क्या करना, दोनों वृत्त की त्रिज्या को जोड़ देंगे, आंसर हो गया। इस टाइप त्रिज्या को जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन आएगा आप। चलिए समय सीमा आपका खत्म हुआ, इस क्वेश्चन को देख कर डरिए नहीं। बोला हमारे पास क्या, 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तालाब है। पहले समझिए, एक वृत्ताकार क्या है हमारे पास, तालाब है ना, जिसकी त्रिज्या कितना मीटर है, 14 मीटर है। 14 मीटर है, समझ गए। 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब है। आप समझिए मेन पॉइंट यह आता है कि इस पूरे वृत्ताकार तालाब में पानी भर, तालाब का मतलब तो पानी ही नहीं रहेगा उसमें, तो इसमें पूरा में क्या है, पानी भरा हुआ है, समझ गए, पानी भरा हुआ है। लेकिन पानी के ऊपर घर बनता है, सिप रहता है, तो वही चीज़ है कि 14 मीटर व्यास का, सुनिए 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तालाब में पानी भरा हुआ है और उसके केंद्र में 14 मीटर व्यास का मंच बना है। तो ध्यान दीजिए, 14 मीटर व्यास का मंच बना है, तो एक मंच हम आपके समक्ष बनाते हैं। 14 मीटर, जैसे मान लिए 14 मीटर क्या है, यह त्रिज्या है, तो मान लीजिए 14 मीटर व्यास, ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी व्यास आएगा थोड़ा सा, चाहे ये बना दो ना, हो गया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और इधर करते हैं, चलिए ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, छल्ला वाला हो गया। पहले इसको समझिए, वाला के टाइप का हो जाएगा। तो O A B C कर दिए। आपका OA क्या है, तालाब की त्रिज्या है, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या, और OB और OC क्या हो जाएगा, आपका मंच की त्रिज्या हो जाएगा, वृत्ताकार मंच की त्रिज्या। तो CB क्या है, आपका व्यास है, जो कितना 14 मीटर व्यास बता रहा है, यहाँ से कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो मंच का व्यास क्या है, 14 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 मीटर होगा ना, हाफ 7 मीटर होगा। वहाँ पे 14 मीटर ये वाला, अरे बड़े वाले तालाब का क्या त्रिज्या है, पहले ना बोला है कि 14 मीटर त्रिज्या वाले, इसीलिए तो पहले बड़ा वृत्त बनाए हैं।
एक बड़ा वृत्त है जो वृत्ताकार तालाब है, उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है। फिर उसके केंद्र को मानकर मंच बनाया गया है जिसका व्यास क्या है 14 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या 7 होगी कि नहीं होगी? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गया मंच वाले का, और तालाब की त्रिज्या हो गया हमारे पास 14। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तालाब की त्रिज्या कितना है हमारे पास 14 मीटर, और मंच की त्रिज्या यहाँ पे लिख लो ना वृत्ताकार मंच, या भी ये भी वृत्ताकार, ये हो जाएगा वृत्ताकार मंच की त्रिज्या। इस तरह से 7 मीटर क्या सेंटीमीटर 7 मीटर। अब देखिए कहता है कितने क्षेत्र में पानी भरा है, तो स्पष्ट दिख रहा है कितने क्षेत्र में। देखिए पहले तो क्या है, सुनिए सुनिए, पूरे क्षेत्र में पानी है, और इस केंद्र को क्या है, केंद्र को पकड़ के एक मंच बना दिया गया। तो इतना पोर्शन पे क्या है, पानी तक खत्म हो गया, या होगा भी तो ऊपर से नहीं ना दिखता है। तो पानी दिख रहा है कौन सा क्षेत्र, यही क्षेत्र में दिखेगा। तो हमारे पास ये सब पानी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पानी वाला क्षेत्र, ये हो जाएगा हमारा, समझे? तो यही ना हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितने क्षेत्र में पानी है, निकालने के लिए क्या करेंगे, वलय बन गया कि नहीं बन गया? तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये सब नहीं निकल जाएगा, यानी आपका हो गया रिंग हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, तालाब का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार मंच का क्षेत्रफल। एकदम इजी था क्वेश्चन, लेकिन देख के क्या डर लगा है। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई तो ऐसे भी कॉमन ले लो ना, तो 14 है कि नहीं एगो, माइनस 7 का स्क्वायर। अरे बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है आपका 14 है ना, तालाब की त्रिज्या। फिर देखिए पाई का 22/7 आप लिख सकते हो, क्या होगा 14 का स्क्वायर 200 196, 7 का 49, घटाओ तो कितना बचता है, घटाओ नहीं होगा, 7 और 147 बचेगा। कटने वाला है कटने वाला नहीं कटेगा, कट तो जाएगा ये। हाँ 7 दूना 14, 7 एकम 7, तो 22 गुने 21 कितना आंसर होगा, बोलिए करके बताओ ना गुना कॉपी में, कंफर्म एकदम कर लिए गुना। जब आपसे पूछते हैं तो गलती बताओगे, 462 सही बात है। तुमको ही पढ़ना है कि पूरी दुनिया को पढ़ना है इसमें। 462 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या है, पानी भरा नहीं है ना, कंफर्म 462। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, फिर नेक्स्ट को करते हैं।